हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे गांधी जी भारत आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद, और कैसे उन्होंने बैक टू बैक 3 ईयर में लगातार 3 सत्याग्रह किए और कैसे उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस्टेब्लिश हुआ। उन्होंने ना सिर्फ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को मिलाया बल्कि मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस के साथ मिल के अंग्रेज़ों से लड़ना स्टार्ट किया। इसके बाद इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और खिलाफत एजिटेशन एक साथ आते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्या इसके कॉजेज़ थे और क्या कैसे स्प्रेड हुआ और कैसे ये फेल हुआ। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले हमारा जो था 1919 के शुरुआती फर्स्ट क्वार्टर में रॉलेट एक्ट आता है। सर रॉलेट थे, उन्होंने एक कानून पास किया था जिसे काला कानून कहा गया। और रॉलेट एक्ट जो था वो यह बताता था कि इंडिया में किसी को भी बिना कि मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता है। इसे काला कानून कहा गया और इसका काफ़ी विरोध होने लगा। जब इसका विरोध बहुत होने लगा तो अप्रैल में एक कानून लाया गया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में सेना के पास अधिकार होता है जिससे वह सरकार विरोधी किसी भी गतिविधि को दबाने के लिए बल प्रयोग या गोलियां भी चला सकती है। लेकिन लोगों को इसका पता नहीं था और अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था, जिसे मनाने के लिए अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अंग्रेज़ों के इस कानून के खिलाफ, जिनमें से प्रमुख लीडर थे हमारे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो विरोध कर रहे थे जनता का। लेकिन उसी समय वहाँ पर जनरल डायर पहुँचते हैं और गोलियाँ चलाते हैं। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया जाता है। हंटर कमीशन इसकी जांच करता है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली जनरल डायर के फेवर में होता है। खैर, इस घटना के बाद खिलाफत एजिटेशन स्टार्ट होता है तुर्की में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की ब्रिटेन से हार गया था, इसलिए तुर्की में खिलाफत एजिटेशन स्टार्ट होता है। F8T होगा बेटा यहाँ पर। इसके बाद खिलाफत एजिटेशन और NCM नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एक साथ लाने के लिए गांधी जी काफ़ी प्रयास करते हैं और 1920 में गांधी जी इसके लिए अपनी केसरी हिंद की उपाधि भी त्याग देते हैं, जो उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर्विस के लिए मिली थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में। इसके बाद दिसंबर में फिर से एक सेशन होता है नागपुर में कांग्रेस का, जहां पर यह डिसाइड किया जाता है कि गांधी जी की लीडरशिप में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ जनवरी 1921 में NCM प्लस खिलाफत आंदोलन दोनों स्टार्ट होते हैं। यह आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक सक्सेसफुली चलता है और काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होता है, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी बहुत निराश होते हैं और इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल भी भेज दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे बेटा। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं नोट्स से। सबसे पहले रॉलेट एक्ट 1919। दिस एक्ट हैड बीन पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट गेव द गवर्नमेंट टू मच पावर्स। इसने सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी थी टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जिससे वो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक गतिविधियों यानी सरकार के खिलाफ होने वाली गतिविधियों को दबा सके। रिप्रेस मतलब दबा सके। एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कारावास में भेजने की भी व्यवस्था थी विदाउट ट्रायल, बिना किसी मुकदमे के। इट इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन द प्रेस। इसने सेंसरशिप यानी प्रेस यानी मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे कि वह सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख ना पाएँ। रॉलेट एक्ट का विरोध होना शुरू होता है और अप्रैल में यह विरोध जो है मार्शल लॉ लगने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद घटना जो होती है जलियांवाला बाग मैसेकर। ऑन 13 अप्रैल अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल केम टू अमृतसर टू सी अ फेयर। बैसाखी का त्यौहार था, बहुत सारे लोग अमृतसर आए हुए थे जलियांवाला बाग में मेला घूमने के लिए। जनरल OES डायर द हेड ऑफ आर्मी इमीडिएटली, जो उस समय पंजाब प्रांत का गवर्नर था या जनरल था, वह वहाँ पहुँचता है एंड इम्पोज मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का फ़ायदा उठाते हुए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वह लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है विदाउट एनी कंसर्न, बिना कुछ सोचे समझे। दिस मेड जनरल एंग्री। जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी
वहाँ पर उसकी वजह से जनरल बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह गोलियां चला दें। एज ऑल एग्जिट पॉइंट्स वर ब्लॉक, क्योंकि सभी निकलने के द्वार बंद कर दिए गए थे। विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में हजारों इनोसेंट मासूम लोग वर किल्ड, मार दिए गए। एंड थाउजेंड्स वर वुंडेड, हजारों की संख्या में लोग घायल भी हुए। सो मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स एक्सप्रेस देयर डिसेंट, बहुत सारे प्रोमिनेंट का मतलब इम्पोर्टेंट या प्रसिद्ध लीडर्स ने इसके खिलाफ अपना विरोध जताया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी गिव अप हिज नाइटहुड टाइटल, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की उपाधि इसके विरोध में त्याग दिया। इसके बाद जब विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो अंग्रेज़ों की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, एक जांच के लिए कमीशन बनाया गया जिसे कहा गया हंटर कमीशन। ये सर हंटर की अध्यक्षता में था, ठीक है। इट वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग मैसेकर, या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। इट्स मेन एम वॉज टू पेसिफाई द एंग्री इंडियंस, और इसका उद्देश्य किसी भी तरह की जांच करना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय गुस्से में जो भारतीय थे उन्हें शांत करना था, माहौल को ठंडा करने के लिए जिसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा खिलाफत एजिटेशन। आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट गांधी जी को महसूस हुआ दैट द हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी इज इसेंशियल फॉर नेशन, कि देश को अगर अंग्रेज़ों से आज़ाद दिलाना है तो हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होने लगे थे। और गांधी जी जानते थे कि जब तक हम लोग आपस में एक साथ नहीं रहेंगे तब तक हम लोग अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाएंगे। सेम टाइम टू डिफेंड खलीफाज टेम्पोरल पावर, और इसी समय पर खलीफा जो कि तुर्की के सबसे रिलीजियस लीडर होते थे, उनकी शक्ति को बचाने के लिए अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन मार्च 1990 इन बॉम्बे। खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी कब? मार्च 1919 में। कहाँ पर? बॉम्बे में। ये बेटा वन वर्ड क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। किसने फॉर्म की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। खिलाफत कमेटी जो है वो अली ब्रदर्स ने फॉर्म की थी। अली ब्रदर्स हमें बताया मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इसके अलावा बेटा 3 नाम और आते हैं। एक है मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है इसमें वो है बेटा हसरत मोहानी। ये 3 नाम आपको बेटा बुक में नहीं मिलेंगे, तो अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी, इन 5 लोगों ने मिलके खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया था। कहाँ पर? बॉम्बे में। कब? मार्च 1919 में। अली ब्रदर्स वर द लीडर्स, अली ब्रदर्स जो थे लीडर्स थे। सो गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, इसलिए गांधी जी ने इस अवसर को, जब तुर्की और भारत दोनों ही ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, तो गांधी जी ने इस अवसर को देखा हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने की रूप में। इन फरवरी 1920 गांधी जी सजेस्टेड खिलाफत कमेटी टू अडॉप्ट एनसीएम। फरवरी 1920 में गांधी जी ने सजेस्ट किया कि खिलाफत कमेटी और एनसीएम को एक साथ लाया जाए। आफ्टर सो मैनी एफर्ट्स, फाइनली एट द दिसंबर कांग्रेस सेशन, फाइनली जो कांग्रेस का सेशन दिसंबर में हुआ, वेयर इन नागपुर, अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट, एक समझौता काम कर गया और एनसीएम और खिलाफत कमेटी एक साथ आ गए। और इसी के साथ बेटा हमारा जनवरी में शुरू होता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इन इस फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी गांधी जी ने, ऑन द वे बैक टू अफ्रीका, जब वो लंदन से अफ्रीका के बीच यात्रा कर रहे थे। गांधी जी ने कहा था, इफ़ इंडियंस विल स्टॉप कॉपरेटिंग, अगर इंडियंस भारतीय कॉपरेट करना बंद कर देते हैं, ब्रिटिश रूल वुड हैव कोलैप्स, तो अंग्रेजों का शासन अपने आप ही धराशायी हो जाएगा विद इन अ ईयर, एक ही वर्ष में। द स्वराज वुड कम, और भारतीयों को स्वराज यानी अपना राज्य वापस मिल जाएगा। गांधी जी मेड प्रपोजल्स फॉर एनसीएम, गांधी जी ने एनसीएम यानी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स के लिए कुछ सुझाव दिए या कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिस तरह से हम अंग्रेजों का विरोध कर सकते थे असहयोग आंदोलन के। मैनी लीडर्स वर एग्री विद गांधी जी, बहुत सारे लीडर्स थे जो गांधी जी के साथ एग्री हुए। एंड इट वाज डिसाइडेड, और यह तय किया गया, दैट इफ द गवर्नमेंट यूजेज रिप्रेशन, कि अगर सरकार दमनकारी नीतियां अपनाती है यानी आंदोलन को कुचलना चाहती है, अ फुल सेल डिसोबीडियंस लॉन्च, तो एक पूरा असहयोग आंदोलन अभियान चलाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज वाज टू सरेंडर
एंड सेकेंड स्टेज वॉज टू बॉयकॉट। पहला स्टेज था कि हम सरेंडर कर देंगे, और कोई भी ऑपरेसिव यानी कि कोई भी पलटकर हमला वाली नीति नहीं अपनाएंगे। सेकंड वाज टू बॉयकॉट, और सेकंड था कि हम बॉयकॉट कर देंगे ऑल फॉरेन गुड्स, स्वदेशी अभियान जिसे कहते हैं, जो 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद भी चलाया गया था। सेकंड स्टेप था कि बॉयकॉट कर देंगे ऑल फॉरेन गुड्स को एंड सर्विसेज को। इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए थे और अपनी सरकारी नौकरियां छोड़कर गांधी जी के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े थे। फाइनली थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, फाइनली इन दिसंबर 1920 कांग्रेस का जो सेशन था उसमें नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड और जनवरी 1921 में यह शुरू हो गया। कॉजेस, कारण क्या थे, इसके दो सबसे प्रमुख कारण थे बेटा। अगर ये एग्जाम में भी पूछते हैं कि एनसीएम का कॉज क्या था तो आपको दो ही कारण लिखने हैं। पहला था डिससेटिस्फाइड पब्लिक, लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष था, और दूसरा था रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के साथ ही जो घटना हुई थी हमारी जलियांवाला बाग मैसेकर। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, फर्स्ट है रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष था। दूसरा था खिलाफत एजिटेशन, जो मुस्लिम्स को अट्रैक्ट कर रहा था इस आंदोलन में आने के लिए। एंड थर्ड वन वाज नीड फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज यानी अपना शासन स्वयं करने का जो इच्छा थी लोगों में, वो लोगों को इस आंदोलन में लेकर आई। अब यह आंदोलन फैला कैसे बेटा, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट्स हम हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहला है अ मूवमेंट इन टाउन्स, शहरों में किस तरह से यह आंदोलन फैला। एज द मूवमेंट स्टार्टेड, जैसे जैसे मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, सो मैनी स्टूडेंट टीचर्स एंड सो मैनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, अपना पद छोड़ दिया और आंदोलन में कूद गए। शॉप्स वेयर प्लंडर्ड, जो अंग्रेजी सामान की दुकानें थी वो प्लंडर्ड, लूटी जाने लगी। एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न, और अंग्रेजी कपड़े यानी विदेशी कपड़े जो है वो जलाए जाने लगे। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, जो इंडियन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन था और हैंडलूम्स हाथ से बने उद्योग थे, उनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया। बेटा ये क्वेश्चन आता है जब आपसे पूछा जाएगा कि इकोनॉमी पर एनसीएम का क्या असर पड़ा, तो इकोनॉमी पर बहुत अच्छा असर पड़ा था, क्योंकि इससे स्वदेशी उद्योग जो है बहुत ज़्यादा फल फूल गया था और विदेशी का बहिष्कार हो रहा था। बिकॉज ऑफ हायर प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स, लेकिन हायर प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स जो था मोस्ट ऑफ द मैनुअल होता था, जिसकी वजह से बहुत स्लो था और बहुत महंगा था। जी यह आंदोलन, दिस मूवमेंट वेंट स्लो डाउन, यह आंदोलन धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा। द टीचर्स एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो ज्वाइन बैक देयर जॉब्स, और थोड़े दिन आंदोलन में कूदने के बाद जब लोगों के पास खाने पीने के लिए खाना नहीं बचा और उनका गुजारा होना मुश्किल होने लगा, चीज़ें भारतीय महंगी थी, वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उन्होंने वापस अपनी नौकरियों पर जाना शुरू कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है मूवमेंट्स इन रूरल एरियाज। अवध साइड बेटा कहते हैं, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लखनऊ साइड का जो एरिया था यूपी में, नॉर्थ ईस्ट का, उसे अवध कहा जाता था। इन अवध पीजेंट्स हैड टू गिव हायर रेंट्स, जो किसान थे उन्हें हायर रेंट्स, बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता था। एंड अदर टैक्सेस, और भी कई दूसरे तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे। दे हैड टू डू बेगार मीन्स बिना पैसे के या बहुत कम पैसे में काम करना, उन्हें बेगार करना पड़ता था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, देयर सिचुएशन बिकेम मोर पिटिएबल, उनकी जो दशा थी किसानों की वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। दे स्टार्टेड डिमांडिंग रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने कर में छूट मांगनी शुरू कर दी कि उनके कर में कुछ कमी की जाए। एबॉलिशन ऑफ बेगार, उनसे फ्री में काम ना कराया जाए। एंड बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं दमनकारी नीतियां अपनाते हैं या कठोर नियम बनाते हैं, उनका बायकॉट किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए, एटलीस्ट सोशली। द गवर्नमेंट हैड लिटिल डिफिकल्टी इन सप्रेसिंग दीज डिमांड्स, गवर्नमेंट को कठिनाई आ रही थी इन डिमांड्स को सप्रेस करने में या मना करने में। इसके अलावा बेटा आपसे पूछा जाएगा स्वराज का मीनिंग क्या था, तो स्वराज का मीनिंग याद रखिएगा, जो छोटे किसान थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग यही था कि उनको हायर रेवेन्यू ना देना पड़े और उनके लिए बेगार बंद हो जाए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका क्या था, इंडस्ट्रियल फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई जाएं। तो सबके लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था, लेकिन कुल मिला के सब चाह यही रहे थे कि किसी तरह से स्वराज यानी कि अपना शासन वापस आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कॉलिंग ऑफ एनसीएम। आंदोलन फैल तो सही रहा था, लेकिन इसी टाइम पर 1922 में एक घटना होती है। द मूवमेंट वॉज गेनिंग सक्सेस बट इन द मीन टाइम, लेकिन इसी समय जब आंदोलन बढ़ रहा था एक घटना होती है, इट टुक अ वायलेंट टर्न,
कुछ 2000 के आसपास कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस के लोग आम जनता के साथ मिलके शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, जब पुलिस वाले उन पर लाठीचार्ज करते हैं और फायरिंग करते हैं, तब भीड़ जो है वो वायलेंट हो जाती है और वो उन पर पलट कर हमला करती है। जब पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है, जिसमें 21 से 22 पुलिस वाले जल जाते हैं। गांधी जी को जब इस घटना का पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो इस आंदोलन को, जो कि एक असहयोग आंदोलन की तरह चला रहे थे, नॉन वायलेंट आंदोलन की तरह चला रहे थे, जब वो जानते हैं कि उसमें इतनी ज़्यादा हिंसा हुई है, तो वो इस आंदोलन को इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ, तुरंत ही वापस ले लेते हैं। जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे होगे, ये चौरी चौरा इंसिडेंट का एक फ़ोटो है, जहाँ पर भीड़ जो है वो वायलेंट होने के बाद कितना ज़्यादा हिंसा पर उतर आई थी। इसके बाद हम आते हैं बेटा अचीवमेंट्स ऑफ एनसीएम। अचीवमेंट्स यानी कि एनसीएम के इम्पैक्ट क्या पड़े या इसके क्या प्रभाव थे भारत पर। मेन 4 ही हैं, ये 3 मार्क्स से ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, जब भी आएगा आपके चैप्टर में, जब भी आएगा आपके पेपर में। पहला क्या था अचीवमेंट या इम्पैक्ट ऑफ एनसीएम? इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द अवॉकनिंग ऑफ द मासेस टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया आम जनता को जागरूक करने में, किसके प्रति? अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूक करने में लोगों को बहुत ज़्यादा योगदान दिया एनसीएम आंदोलन ने। कोई भी बड़ा आंदोलन होता है तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें आता है, लोग उसके बारे में जानते हैं और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलती है। लाइक वी सॉ इन 2014-15 ड्यूरिंग अन्ना हजारे मूवमेंट। सेकेंड वन, ईच हर वर्ग समाज का, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, वर्किंग क्लास हो, नॉन वर्किंग क्लास हो, कोई भी हो, विलिंगनेस दिखाता है अपनी स्व इच्छा एंड एबिलिटी और अपनी क्षमता टू फाइट फॉर नेशन, देश के लिए लड़ने के लिए। सो मैनी सोशल इविल्स, बहुत सारे सामाजिक बुराइयां वर रिकॉग्नाइज्ड, पहचानी जाती हैं। लाइक अनटचेबिलिटी, गांधी जी जिसका विरोध कर रहे थे और गांधी जी ने अनटचेबिलिटी और खिलाफत आंदोलन, इन सब को ध्यान में रखकर ही 1920 अगस्त के टाइम पर अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्यागी थी बेटा। फॉर देयर एबॉलिशन, और पीपल स्टार्टेड, लोग वर्क करने लगते हैं किसके लिए? फॉर दियर यहाँ पर किसके लिए आया है? सोशल इविल्स के लिए, सोशल इविल्स को ख़त्म करने के लिए। एबॉलिशन मतलब किसी बुरी प्रथा को समाप्त करना। लास्ट वन इज पीपल अचीव्ड अ न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों के पास आता है एक नया सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विच स्ट्रेंथन, जो ताकतवर बनाता है द नेशनलिस्टिक फीलिंग इन देम, देशभक्ति की भावना को जो उनमें थी। देशभक्ति की भावना बेटा सबसे पहले आई थी 1857 में और वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रही थी और एनसीएम के टाइम पर वो लोगों में और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। ये था बेटा आपका एनसीएम।